Hello friends, welcome to Pharma Tutor. Today we'll discuss about anti-cancer agents. This is part third of this video. To watch first and second part, check out the link given in description box. So let's get started. हमने अपनी लास्ट वीडियो में एंटी कैंसर एजेंट्स की क्लासिफिकेशन देखी थी जिसमें कि हमने साइटोटॉक्सिक ड्रग्स और टारगेटेड ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इसके थर्ड टाइप यानी कि हार्मोनल ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। So what is hormonal therapy? Hormonal therapy is the use of hormones in medical treatment, यानी कि हम एज एन एंटी कैंसर ड्रग हॉर्मोन्स को यूज़ करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगर हम हार्मोन के एंटागोनिस्ट यूज़ करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस तब भी हम उसको हार्मोन थेरेपी कहेंगे या फिर हम उसे एंटी हार्मोन थेरेपी बोलेंगे। हार्मोनल थेरेपी का मेन यूज़ कहाँ है? अगर जनरल क्लास की बात करें तो हार्मोनल ड्रग्स को हम ऑन्कोलॉजिकल यानी कि कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे। इनका यूज़ हम मेनोपॉज के ट्रीटमेंट में भी करते हैं। एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जाती है पेशेंट्स को। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें तो वो भी प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स कंटेन करती हैं। ट्रांसजेंडर हार्मोन थेरेपी भी परफॉर्म की जाती है। आज की वीडियो में हम हार्मोनल ड्रग्स का यूज़ एज एन एंटी कैंसर एजेंट डिस्कस करेंगे। डिफरेंट हार्मोन्स को हम एंटी कैंसर में यूज़ करेंगे जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ईस्ट्रोजेंस, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर्स, aromatase inhibitors, anti-androgen, 5-alpha reductase inhibitor, gonadotropin releasing hormone analogs, and progestins. Now we'll discuss each drug in detail. First class is glucocorticoids. Glucocorticoids का marked lympholytic action देखा गया है in case of acute childhood leukemia and lymphomas. हॉजकिन्स डिजीज़ के केस में भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पैलिएटिव इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि ये हॉजकिन्स डिजीज़ के जो ट्रीटमेंट है उसमें तो इनका यूज़ नहीं है, उनको सॉल्व नहीं करेंगे उसकी प्रॉब्लम, लेकिन जो उसकी सीवियरिटी है, उसके सीवियर इफ़ेक्ट्स हैं उसको ये रिड्यूस करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सेकेंडरी रोल ब्रेस्ट कैंसर्स में भी देखा गया है, यानी कि ये ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वैल्यू मलिग्नेंट कैंसर के केसेस में और कीमोथेरेपी में ज़्यादा है क्योंकि जो कैंसर की वजह से बॉडी में डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस होती हैं जैसे कि हाइपरकैल्सीमिया, हीमोलाइसिस, ब्लीडिंग, जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रेटिनोइक एसिड सिंड्रोम और इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल जैसी टेंशन्स को कंट्रोल करने की जो एफिशिएंसी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वो ज़्यादा अच्छी है। अगर हम मोस्ट कॉमन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करें फॉर एंटी कैंसर एजेंट तो प्रेडनिसोलोन और डेक्सामीथासोन का यूज़ होता है, लेकिन अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की हाई डोजेस पेशेंट को दे दें तो ये बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि ये हाइपर कॉर्टिसिज्म कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज़ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का मेन रोल प्रोस्टेट कैंसर में देखा गया है जो कि एक एंड्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है। ईस्ट्रोजेंस प्रोस्टेट कैंसर में सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस केस में रीलैप्स के चांसेस अक्सर रहते हैं। पर ईस्ट्रोजन थेरेपी से जो पेशेंट की लाइफ है प्रोस्टेट कैंसर में वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, यानी कि उनकी लाइफ ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाती है। ईस्ट्रोजेंस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट का यूज़ रिप्लेस कर दिया है इन केस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, जो कि पहले एंटी एंड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में दिए जाते थे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फॉस्फेस्टेरॉल को हम एंटी कैंसर थेरेपी में यूज़ करते हैं जो कि एक फॉस्फेट डेरिवेटिव है स्टिलबेस्ट्रॉल का। इसको स्पेसिफिकली हम प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ करते हैं और इसकी इनिशियल डोज की बात करें तो इसकी आईवी डोज 600 to 1200 mg दी जाती है। बाद में इसकी मेंटेनेंस डोज 120 to 240 mg ओरली प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट क्लास इज सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। इन्हें शॉर्ट में SERM कहा जाता है। इस क्लास के ड्रग्स मेनली ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। इनका एग्जाम्पल है टेमोक्सिफेन जो कि एंटी कैंसर थेरेपी में यूज़ होता है। इनका एक कौन सा कैरेक्टर है जो कि इन्हें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर के प्योर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट से डिफ्रेंशिएट करता है, यानी कि फुल एगोनिस्ट और साइलेंट एंटागोनिस्ट से ये कैसे डिफरेंट है। मेनली ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स डिफरेंट टिश्यूज़ पे एक्ट करते हैं, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं, जिससे कि ये सेलेक्टिवली कैंसर सेल्स को इनहिबिट कर पाते हैं और ये जो ईस्ट्रोजन लाइक एक्शन है उसको स्टिमुलेट करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ में, जिससे कि ये कैंसर की जो डेवलपमेंट है, कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ है उनको इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर्स। इनका रोल क्या है? ये ब्रेस्ट टिश्यूज़ में ईस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट्स को ब्लॉक करते हैं।
इनको हम शॉर्ट में ERD कहेंगे। इनका रोल भी सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की तरह ही है, यानी कि टैमॉक्सिफेन की तरह ही अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट टिश्यूज़ में, ये जाके उनसे अटैच हो जाते हैं, उनसे बाइंड कर जाते हैं। अब इससे क्या होगा कि अगर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ऑलरेडी ERD से बाइंड अप होंगे तो कोई स्पेस नहीं होगा कि कोई और सेल जाके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर से अटैच हो जाए। अगर अब ईस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर हैं उनसे ब्रेस्ट सेल्स जाके अटैच नहीं हो पाएंगे तो जो ब्रेस्ट के कैंसर सेल्स हैं उनको ईस्ट्रोजन का सिग्नल अब नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट के कैंसर सेल्स हैं अब वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे और ब्रेस्ट कैंसर कंट्रोल हो पाएगा। ERD जो हैं वो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को रिड्यूस करने का भी काम करते हैं ब्रेस्ट टिश्यूज़ में, और साथ ही साथ ये जो ब्रेस्ट सेल के जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं उनकी शेप को भी चेंज कर देते हैं। उनसे बाइंड करेंगे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर से, फिर उनकी शेप को चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से उनसे कोई दूसरा कैंसर सेल या कोई दूसरा ब्रेस्ट सेल जाके बाइंड ना हो पाए, ताकि वो काम ना करे। वो रिसेप्टर्स फेल हो जाते हैं अगर उनकी शेप चेंज हो जाए। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में सिर्फ एक ERD अवेलेबल है जो कि मार्केट में फैस्लोडेक्स के ब्रांड नेम से अवेलेबल है। इसका केमिकल नेम फुलविस्ट्रैंट है। सो नेक्स्ट क्लास इज अरोमेटेस इनिबिटर्स। नाम ही है अरोमेटेस इनिबिटर, यानी कि ये अरोमेटेस एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं। अरोमेटेस एंजाइम एक प्रोसेस होती है अरोमेटाइजेशन, उसको परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये एंड्रोजेंस को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने में रोल प्ले करेगा। अब अगर बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, उसका जो कन्वर्जन है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ब्रेस्ट टिश्यूज़ को ईस्ट्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ब्रेस्ट टिश्यूज़ का जो कैंसर ब्रेस्ट के ट्यूमर सेल्स हैं उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो डिवीज़न है वो सप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है। हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एनेस्ट्रोजोल, एक्सीमेस्टेन और लेट्रोजोल को हम ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, जो कि इक्वली इफ़ेक्टिव हैं और इनके सेम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज़ एंटी एंड्रोजेंस। एंटी एंड्रोजेंस यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंड्रोजन के एक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं या एंटागनाइज कर रहे हैं। इनका मेन रोल प्रोस्टेट कैंसर में देखा गया है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो फ्लूटामाइड और बिकालूटामाइड को हम प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ करेंगे, जिनका पैलिटेटिव इफ़ेक्ट एडवांस और मेटास्टेटिक कैंसर में देखा गया है। जैसा कि ये एंड्रोजन लेवल्स को इंक्रीज़ करेंगे ड्यू टू इट्स एंटी एंड्रोजन एक्शन इन पिट्यूटरी, हम एंटी एंड्रोजेंस को ऑर्किएक्टोमी और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, ताकि ये फुल थेरेपेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकें प्रोस्टेट कैंसर में। यानी कि ऑर्किएक्टोमी क्या है? ऑर्किएक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि हम टेस्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं, बिकॉज वी नो टेस्टिस प्रोड्यूसेस एंड्रोजेंस, जिसकी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है वो प्रोस्टेट कैंसर में फुल थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। सो नेक्स्ट इज 5-अल्फा रिडक्टेस इनिबिटर। इसके एग्जांपल्स हैं फिनास्टेराइड एंड ड्यूटास्टेराइड। इनका मेन मैकेनिज्म क्या है? ये टेस्टोस्टेरॉन का डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्जन इनिबिट करते हैं इन प्रोस्टेट एंड अदर टिश्यूज़, जिसकी वजह से इनका पैलिटेटिव इफेक्ट एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में देखा गया है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन के सेक्रेशन को इनिबिट करते हैं इनडायरेक्टली। कैसे? पिट्यूटरी ग्लैंड में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिलीज़ को ये सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में ये पैलिटेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। इनका मेन यूज़ कॉम्बिनेशन फॉर्म में होता है विद एंटी एंड्रोजेंस इन केस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, एंड इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। अगर हम इनके ब्रांड नेम की बात करें तो ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल हैं, जैसे कि ल्यूप्रॉन, जोलाडेक्स, ट्रेलस्टार, वियाडुर, वेंटास, एलिगार्ड एंड साइनरेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोजेस्टिन्स। प्रोजेस्टिन्स का यूज़ हम टेम्परेरी रेमिशन में करते हैं इन केस ऑफ एडवांस रिकरेंट एंड मेटास्टेटिक एंडोमेट्रियल कैंसर। यानी कि ये क्या करते हैं, ये
एंडोमेट्रियल कैंसर के केसेस में टेम्पोरेरीली उसको कम्प्लीटली क्योर करने में रोल प्ले करते हैं। इनकी हाई डोजेस पेशेंट्स को दी जाती हैं और जब ब्रेस्ट कैंसर के केस में टैमॉक्सिफेन यानी कि सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर इफ़ेक्टिव नहीं होते, अपना रोल प्ले नहीं कर पाते हैं, तब हम प्रोजेस्टिन्स को पैलिएटिव ट्रीटमेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। So that's all about anti-cancer agents. If you have any queries regarding this topic, you can share in the comment box. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please hit the like button, subscribe to our channel and share this video with your friends. Don't forget to press the bell icon to never miss an update from Pharma Tutor.